गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे, कार्यकारी संबंधी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग जो वो फाइनेंशियल पावर या जुडिशियल पावर्स की हम लोग जो वो बात कर चुके हैं, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करेंगे, मतलब कि राष्ट्रपति जो वो किस किस की नियुक्ति कर सकता है। सैनिक शक्तियों की बात हम आज करेंगे। देखिए क्या है कि राष्ट्रपति के पास जो वो कई सारी संविधान के अनुसार जो वो राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियाँ प्रदान की गई है। मतलब कि पूरे देश का जो भी शासन जो भी प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। राष्ट्रपति के पास जो वो कई सारी वैधानिक शक्तियाँ जो वो उसको दी गई है। यदि वो चाहे तो तानाशाह भी बन सकता है, लेकिन लेकिन भारत में तानाशाह बनना जो वो बहुत ही इम्पॉसिबल, मतलब कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर जो वो कैसी प्रणाली है, यहाँ पर जो वो एक संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का क्या मतलब होता है कि उसके की सभी कार्य, मतलब कि जो भी कार्य होंगे मंत्रिमंडल की सहमति पर निर्भर है, और मंत्रिमंडल जो वो प्रत्येक कार्य के लिए संसद के समक्ष जो वो उत्तरदायी है। मतलब कि संसद में जो वो उसको उत्तर देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति केवल जो वो संवैधानिक प्रमुख मात्र है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, राष्ट्रपति संघ का सर्वोच्च कार्यपालक है। ठीक है, याद रखिए, संघ का सर्वोच्च कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति ही है। संघ को कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और वह उसका प्रयोग जो वो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा जो वो करता है। तो इसकी शक्ति जो वो इस प्रकार है। नियुक्ति करने की शक्ति जो वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही है। पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे देखा है, देश के प्रमुख मुख्य कार्यपालक होने के नाते कई प्रमुख महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए अब कौन कौन सी जो वो नियुक्तियां वो करता है, याद रखिए। आपको पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। दूसरे मंत्रियों की कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के, अभी हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं या जो भी हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जो होते हैं हर एक राज्य में, जो भी गवर्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और जो भी राजदूत होते हैं, जो भी भेजे जाते हैं बाकी दूसरी कंट्रीज में, तो उनकी नियुक्ति भी जो वो राष्ट्रपति ही करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, संघीय लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्षों और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। इसके अतिरिक्त वह वित्त आयोग, चुनाव आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी आयोग, पिछड़ी जातियों से संबंधित आयोग आदि की नियुक्तियां भी करता है। तो राष्ट्रपति के पास मंत्रियों, अटॉर्नी जनरल, राज्यपालों के को निलंबित और पदच्युत करने की शक्ति भी है। मतलब कि उनको जो वो अपने पद से हटा भी सकता है। तो नियुक्त कर सकता है तो वो हटा भी सकता है। याद रखिए, नियुक्त जो करेगा वो हटा भी सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि राष्ट्रपति ही जो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उनके द्वारा जो भी पनिशमेंट दी गई है, उनको जो वो माफ़ कर सकता है या कम भी कर सकता है। ठीक है, उसकी भी हमने बात की थी। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल अनुच्छेद 75(2), आर्टिकल 76(4), आर्टिकल 1561। किंतु संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख कभी भी मंत्रिमंडल को स्वयं मंत्रिमंडल जो वो स्वयं नहीं तोड़ता, क्योंकि मंत्रिमंडल उस समय तक शक्ति संपन्न है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। आगे लिखा है 1978 से लेकर आज तक। ठीक है, 1978 से लेकर आज तक इंग्लैंड में किसी राजा या रानी ने मंत्रिमंडल नहीं तोड़ा। भारत के राष्ट्रपति का अपने मंत्रियों के साथ जो वो वैसा ही संबंध है जैसा कि इंग्लैंड की महारानी का अपने मंत्रियों के साथ है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि भारत का संयुक्त राज्य का अध्यक्ष के बीच नाम के अतिरिक्त कोई समानता नहीं है। ठीक है, तो अम्बेडकर ने भी ऐसा कहा था। वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित कबीलों की दशा की जांच करवाने के लिए विशेष अधिकारी अथवा आयोग नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट लिखा है नियम बनाने की शक्तियां भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को कई अन्य विषयों के संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। वह सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन संबंधी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की प्रशासकीय शक्तियों के प्रयोग संबंधी, संघीय सेवाओं में भर्ती के संबंध में जो वो संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या में निश्चित करने
के संबंध में नियम भी बना सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट लिखा है निर्देशन की शक्ति, पावर ऑफ इशू डायरेक्शन। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को समय समय पर जो वो आवश्यक जो वो निर्देश दे सकता है। राज्यों के परस्पर झगड़ों का निर्णय करने और उनकी नीति में तालमेल उत्पन्न करने के लिए भी जो वो मतलब कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना वो कर सकता है, इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना वो कर सकता है। नेक्स्ट लिखा है केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन पर नियंत्रित कर सकता है। वह राजदूतों की नियुक्ति कर सकता है और विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार करता है। नेक्स्ट लिखा है वह केंद्रीय सरकारों के कार्यों से संबंधित नियम बनाता है और मंत्रियों के काम अथवा विभागों का विभाजन भी करता है। नेक्स्ट लिखा है सूचना प्राप्त करने की शक्ति। देखिए ये भी इसकी जो वो बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए वह संघ के सभी मामलों पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। वह प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल तथा संसद के सभी निर्णयों की सूचना भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रपति किसी भी मंत्री द्वारा किए गए निर्णय पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार करने के लिए प्रधानमंत्री को कह सकता है। मतलब कि किसी भी मंत्री ने जो वो कोई निर्णय ले लिया उससे और राष्ट्रपति जो वो उस पर विचार करने के लिए जो वो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को जो वो बोल सकता है कि इस पर विचार करिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सैनिक शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स। तो कुछ सैनिक शक्तियाँ भी है राष्ट्रपति के पास। क्या क्या है? राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं, जल, धारा तथा वायु का सर्वोच्च सेनापति होता है। याद रखिए जल थल और वायु का जो वो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कई बार जो वो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जल थल और वायु इन तीन भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो भी राष्ट्रपति होता है। वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार सेना से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह दूसरे देशों से युद्ध और शांति की घोषणा संसद की अनुमति से कर सकता है। ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे देशों से युद्ध करना है या शांति करनी है, मतलब कि युद्ध रोकना है, तो वो संसद की अनुमति से ही करता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर की, वैधानिक शक्तियों की बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।